श्री नरेंद्र कुमार संत जी जो अध्यक्ष हैं दस्तक के, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपके प्रोग्राम की अध्यक्षता करूं और अपने विचार आपके समक्ष रखूं। इसके साथ ही जो हमारे मुख्य वक्ता हैं मिस्टर दास गुप्ता और मुख्य स्पीकर हैं मिस्टर अमिताभ सिन्हा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन सबको नमस्कार करता हूं और ये कहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अपने अच्छे विचार सबके सामने रखे। इसके अलावा जितने भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, उन सबका आभारी हूं। और हम सबको पता है कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल 71वीं कॉन्स्टिट्यूशनल दिवस पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हैं। फंडामेंटल राइट्स की वजह से हम और आप यहाँ आज बोल रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स ना होते तो हम शायद आप और हम एक साथ आज बात नहीं कर पा रहे होते। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी हम सबको वैसे पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसमें डिटेल में मैं नहीं समझता कि सबको जानने की जरूरत है, लेकिन फिर भी उसके लिए कि रिफ्रेश मेमोरी हो जाए तो हम सबसे पहले मानते हैं कि समानता का एक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी में सबको पता है कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, अनइक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स। तो इसी से जो कंसेप्ट है रिजर्वेशन का, अफर्मेटिव एक्शंस का, इसी की शुरुआत यही करता है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी में ही राइट टू रिजर्वेशन है। इसके अलावा सबको पता है कि इक्वलिटी जो समानता का अधिकार है उसको हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि सबके साथ सिचुएशंस अलग हैं, सबके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। तो हम सबको देखते हुए उसको ध्यान में रख के डिफरेंशिएट करने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे डिसीजन दिए हैं। जैसे हम एक बताएं कि राइट टू वोट है, 18 साल की उम्र है तो राइट टू वोट है, पहले 21 थी अब 18 कर दी। तो अगर अब ये कहें कि 17 साल को क्यों नहीं है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है कि हम ये समझते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लेजिस्लेशन बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले समझते हैं कि 17 साल में कॉम्पिटेंट नहीं होगा, मेच्योर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक अलग से एक रखी है एज। तो उस उम्र को अगर वो पार कर लेगा तो समझेंगे कि वो एक अडल्ट और समझदार हो जाएगा, अपनी वोट का ठीक से पालन कर पाएगा। तो ये जो डिफरेंस है 17 साल 18 साल और उससे ज्यादा, तो ये एक परमिसिबल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि काला आदमी वोट नहीं दे पाएगा, केवल गोरे आदमी वोट देंगे, तो ये एक कानून ऐसा होगा कि ये राइट टू इक्वलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई लीगल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसी के अलावा अब आर्टिकल 15 जो इसको और एक्सप्लेन करता है, प्रोहिबिट करता है, राइट प्रोहिबिशन अगेंस्ट, स्टेट को मना करता है कि कलर, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या कोई ऐसे जो दूसरे है उसके आधार पे इसको डिफ्रेंशिएट ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें। लेकिन इसमें आप आर्टिकल 15 में आपने देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्लाजेस दिए हैं कि, और हम ये मानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें कुछ हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, जिसको हम शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, कुछ स्वर्ण जाति है। अब ये देखते हैं उनको सबको एक साथ बांधने के लिए, उन सबका उत्थान करने के लिए, उन सबको अच्छे राइट देने के लिए ये भी प्रोविजन रखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में और रिजर्वेशन भी ये राइट टू इक्वलिटी में ही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल 15 और 16 रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन में रिजर्वेशन रखा है, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन रखा है, पॉलिटिकल सीट्स में रिजर्वेशन रखा है, और इसके साथ ही पॉलिटिकल सीट में भी
पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है और इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन, वो इसलिए है कि सब लोगों का उत्थान हो, सब लोगों की प्रोग्रेस हो। तो ये सब इस सब को ध्यान में रख के राइट टू इक्वलिटी को अगर हम कहें कि ये राइट टू इक्वलिटी का रिजर्वेशन एक वायलेशन है, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बेसिक चीज है, जो इक्वलिटी की बेसिक चीज है, उसके अंदर ये सब चीज निहित है। तो आप अब ये देखिए कि 71वां हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मना रहे हैं, लेकिन आज भी अब एक मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उसमें कुछ क्लाज ऐड की गई। वो कुछ ऐसी क्लाज है जिसमें कहा कि किसी को हम होटल में जाने से नहीं रोक सकते, और घोड़ी अगर कोई बारात है उसको दूल्हा अगर चढ़ेगा उसके ऊपर घुड़सवारी करने के लिए उसको हम प्रोसेशन में के लिए नहीं रोक सकते। तो क्यों 70 साल के बाद भी 70 साल के बाद भी क्यों एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ी कि हम ये कहें उसको एक अलग से जो एक सेक्शन 31A ZA बनाया, उसमें दंडात्मक बनाया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कोई प्रोविजन नहीं था ये गरीब आदमियों के लिए, या जो इनका वायलेशन होता है वो इतने सक्षम नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए डायरेक्ट रिट लगा दें। लेकिन ये कानून बनने से वो अब उसको अवेल कर सकते हैं, उनका ये राइट उन्होंने दिया है कि इसमें कुछ इसमें उनको कुछ मानव जो मौलिक अधिकार हैं उनको कुछ अवेल कर सकें। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये समझे कि हमारे देश की पॉपुलेशन 100 है सपोज, और उसमें हम 50% देखते हैं कि बहुत बिलो जो उनकी इकोनॉमिक हालत या सोशल हालत या उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, और 20 ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली भी बड़ी पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ हम और आप देखते हैं कि ऐसे लोग जो सड़क के ऊपर सोते हैं, जो चौराहे पे रहते हैं, अगर हम उनको कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन से उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, तो मेरा ये अपना अनुभव है कि उनको तो पता ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उनको तो उसका कुछ बेनिफिट प्रैक्टिकली भी नहीं रहा है। तो हमारी सबकी ये कोशिश है कि हम सब जो इस पोजीशन में है, उन सब की जितने अपने दूसरे बंधु हैं, जितने भाई हैं, जो वंचित हैं, उनको हम किसी भी तरह से जैसे भी हम उनका सहायता कर सकते हैं वो करें। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और लेकिन ये है कि राइट टू इक्वलिटी के अलावा अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फ्रीडम्स हमारे आपको पता 6-7 फ्रीडम्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू राइट टू मूव फ्रीली है, बहुत सारे राइट, फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री है। और आपको पता है कि मैं आपको अलग अलग बताना नहीं चाहते, लेकिन हम ये सोचने का विषय है कि क्या मेजोरिटी इंडियंस इन फ्रीडम्स को अवेल कर पा रही है? क्या एक्चुअल में ये फ्रीडम्स उनको मिल पा रही हैं? अगर नहीं मिल पा रही तो हमारा क्या रोल है? हम उनको ये फ्रीडम दिलवाने में क्या कर सकते हैं? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दस्तखत, वो इस बारे में क्या कर सकती है? तो ये सोचने वाली बात है और ये करने वाली बात है। तो अब अभी ये आपने सबको पता है कि हमारे राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, लेकिन कोई भी फ्रीडम्स अनलिमिटेड नहीं होती, अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। सब फ्रीडम्स में, सब राइट्स में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये है कि जो कानून बनता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसके बेसिस पे वो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो उसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एक का है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक ऐसा है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट है, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है। जैसे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते ना, हम डिसेंसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हम इमोरलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम कोई ऐसी बात नहीं कह सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कि सुप्रीम कोर्ट की ही आलोचना करें या कोर्ट की आलोचना करें। तो या
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम उसको अपने ध्यान में रख के, वो लिमिटेशन को ध्यान में रख के अपने राइट एक्सरसाइज करने होते हैं। तो इसलिए ये जितने भी राइट्स हैं सबके सब अनरेस्ट्रिक्टेड राइट नहीं है, सबके अपने कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा देखिए हमारे मेन वक्ता ने ये बताया कि कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट करने की जरूरत है। मैं रेस्पेक्टफुली उनसे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आज अगर हम जरूरत है, समय की जरूरत है, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून है अगर हम उसको ही ध्यान में रख के हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें और उसको ठीक से क्रियान्वयन करने में गवर्नमेंट की और स्टेट एजेंसी की मदद करें तो एक बहुत अच्छा काम होगा। हम क्या है कि कितने भी कानून बनाएं, कितने भी अच्छे अच्छे कानून बना दें, लेकिन अगर वो किताबों में रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, तो उसकी कोई महत्व नहीं है। कोई कोई ऐसी चर्चा की जरूरत नहीं है कि जो राइट टू रिलीजन के ऊपर कोई डिबेट हो। इस डिबेट से कुछ, मेरे विचार भी, मेरा व्यक्तिगत विचार है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। होगा, देखिए हम मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि सबको फायदा होना चाहिए हर चीज का। महात्मा गांधी ने भी कहा था अगर हम कोई काम करते हैं या कोई इन्वेंशन होता है, अगर लास्ट मैन को उसका फायदा नहीं मिलता तो वो बेकार है। अगर हम कोई कानून बनाते हैं, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो लास्ट मैन तक जो जो बिल्कुल बिल्कुल वंचित है, उसको अगर कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का भी उसको कुछ लाभ नहीं मिल रहा, उसको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ है। ऐसे अगर आप एग्री करेंगे, आप सोचेंगे कि आप अपने देश में आप बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि उनके फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उनके फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, कुछ भी नहीं उनको पता। तो हमारी हमारी संस्था या जो दस्तक है या और कोई एनजीओ है, वो इस बारे में क्या कर सकती हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं, ये करने वाली बात है। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन बताया कि ये अपनी जाहिर की सिन्हा जी के ये जो ड्यूटीज हैं उनको अगर वो पनिशेबल हो तो बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या अगर हम ड्यूटीज को पनिशेबल करते हैं तो वो ड्यूटीज नहीं रहती। ड्यूटीज को अगर हम पनिशेबल कर देंगे तो इट मींस वो तो एक कानून बन गया, स्टैट्यूटरी लॉ हो गया, देन इट इज पनिशेबल, वो तो क्राइम हो गया, देन दीज आर नॉट द ड्यूटीज। तो ड्यूटी फिर भी इनकी अगर इनका पनिशमेंट नहीं है, फिर भी इनकी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इनकी इंपॉर्टेंस है कि हम आपस में, देखिए 10 ड्यूटी है, 10 ड्यूटी में अगर कोई इनकी ब्रीच करता है तो हम देखते हैं, हम अगर ये पड़ोसी देखते हैं, आज ये दूसरे नागरिक देखते हैं कि इसने ये फंडामेंटल ड्यूटीज का ब्रीच किया, तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और क्या है, उसकी उसकी जो इमेज है, फंडामेंटेशन क्या हो कि कितना पैट्रियोटिक है कि नहीं है, उसके अपने आप में हम धारण करते हैं, तो उससे उसको उसका इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। अगर इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, फिर भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर कोई कोर्ट कोई ऐसा कानून का विश्लेषण करती है या ये देखती है, रिव्यू करती है कि इसमें इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए अगर कोई है, तो उसको प्रायोरिटी मिलती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अगर इम्प्लीमेंट होता है तो क्या कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो उसकी भी इस एंगल से भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये मैं आपका ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके इस मतभेद नहीं है मेरा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये पनिशेबल नहीं है, फिर भी इनकी बहुत महत्व है। और ये हम सबको जितने भी अपने सिटीजन्स हैं इंडिया के, अगर सब फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने आप ही इसको ऑब्जर्व करें, उसका पालन करें, तो बहुत सारी समस्या हमारे देश की अपने आप ही तुरंत ही इसमें खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ऐसी भी ड्यूटीज है कि हम बंधुत्व का भी इसमें एक है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये एक है ना, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अगर ये प्रमोट हो जाए तो आधी आधी समस्याएं, जैसे बहुत सारी हेट्रेड के ऊपर है, कास्ट हेट्रेड है या रिलीजन हेट्रेड है या प्लेस हेट्रेड है,
ये सारी समस्या, इस अगर हम ड्यूटी को भी हम लोग अपने सिटीजन इसका पालन करें तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं देश की, इससे भी खत्म हो जाती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम अगर इसको ऑब्जर्व करें अपने आप ही, तो इसका भी एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। अब क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी वायलेशंस के ऐसे बहुत सारे केस हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग पैदल पैदल गए थे, उनको कुछ भी नहीं था, तो लॉकडाउन अचानक क्यों लगा, क्या किसी ने इसके ऊपर सुनवाई के लिए किया कि कितने लोगों को इसमें नुकसान हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई चर्चा हुई, नहीं हुआ, अरे क्या जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, क्या किसी ने ऐसे ही कोई रिट पिटीशन अगर डाली है तो सुनवाई क्यों नहीं हुई, और हुई तो फिर क्या उसका रिजल्ट निकला। तो ये सब देखने वाली बात है कि आप इस स्टेज पे हैं और इतने सीनियर एडवोकेट हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी कभी कभी कोई इन्फ्रिंजमेंट हो किसी के मौलिक अधिकार का, तो आप कुछ समाज के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ के काम करें और फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको अवेल करने में हम सब इंडियन सिटीजन्स की आप मदद करें। तो ऐसा हम चाहते हैं, क्योंकि मैं तो जुडिशरी से हूँ, मैं तो आपको अपने विचार भी जो उनने पितुले शब्द हैं उसमें कह ही सकता हूँ। मेरे पर्सनल विचार भी यही हैं, जो क्योंकि एक समय है 30-35 साल इस जुडिशरी में काम करते हुए, तो हमारा जो माइंड सेट है वो एक तरह से जो कानून की तरह काम करने वाला हो जाता है। तो हम खुद तो ये नहीं कह सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि लोगों की सेवा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया सबको, और इसके अलावा और अब क्वेश्चन आंसर सेशंस होगा तो उसमें और क्लैरिफिकेशन होगी। तो वैसे तो बताने के लिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत है, उसमें तो महीनों चर्चा हो सकती है। अभी आपने वो आर्टिकल देखा होगा, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक उन्होंने आर्टिकल आया प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 और by the Supreme Court at 226 High Court is the soul of the Constitution। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन उसकी रेमेडी नहीं है, then it is useless। तो जान है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की वजह से है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं मिल पाती, आजकल बहुत सारे ये न्यूज देखने में मिलती है, कुछ लोग कहते हैं, इसमें मेरा ये व्यू नहीं है जो कहते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को पूरी नहीं मिल पाई। तो ये तो देखने वाली बात है, मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर मिली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली है तो हम क्या रेमेडियल मेजर्स इख्तियार कर सकते हैं कि सबको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उनको मिले और सबको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का सबको लाभ मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा मैं, क्योंकि मेरा टाइम जो था वो ये इतना ही था, मेरे ख्याल से अगर और है तो मैं और चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो घड़ी बता रही है मेरा टाइम नाउ इज ओवर। सो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।